नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बीजेपी को आम आदमी पार्टी से एक और झटका। सांसद कृति आजाद की पत्नी पूनम आजाद शामिल हो सकती है आप में। पार्टी से निलंबित है सांसद कृति आजाद। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने पति को किनारे किए जाने पर बीजेपी पर निकाली भड़ास। शिरोमणि बीजेपी गठजोड़ को बताया कमजोर। पंजाब में पार्टी की विधायक है नवजोत कौर। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। सरकार को बताया तानाशाह। पूछा, क्या मैं अपनी पसंद का खाना भी खा सकता हूं? प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के निलंबन से जुड़ा है मामला। सरकार ने 13 सरकारी बैंकों में डाली 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी। बैंकों को प्रदर्शन के आधार पर दी जाएंगी और पूंजी। बाजार से अधिक पूंजी जुटाने में सक्षम बनाने की कवायद। और पाकिस्तान का अनूठा फैसला। कंदील बलोच का परिवार हत्यारे बेटे को नहीं कर सकेगा माफ। ऑनर किलिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उठाया कदम। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद आम आदमी पार्टी से बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी से निलंबित सांसद कृति आजाद की पत्नी और दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता पूनम आजाद आप में शामिल हो सकती है। वे दिल्ली बीजेपी की पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। बता दें कि पूर्व क्रिकेटर कृति आजाद को अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलने के कारण पार्टी से निलंबित किया गया था। आजाद ने डीडीसीए में घोटाले को लेकर अरुण जेटली पर कई आरोप लगाए थे। कृति आजाद के बीजेपी से निलंबन के बाद उनकी पत्नी ने कहा था कि पार्टी उनके परिवार के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने निलंबन के 4 महीने बाद अप्रैल में कहा था कि बीजेपी इस बारे में जल्द अपना अंतिम फैसला करे, अन्यथा कई अन्य विकल्प भी हैं। क्रिकेट से राजनीति में आए नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने मंगलवार को कहा, राज्यसभा से उनके इस्तीफे का अर्थ ये है कि उन्होंने बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया है और उनके पास आम आदमी पार्टी में शामिल होने का एकमात्र विकल्प है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में पार्टी में अपने पति को किनारे किए जाने पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि शिरोमणि बीजेपी गठजोड़ मजबूत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने उनके पति को कभी फ्रंट फुट पर नहीं लाया। पंजाब में राज्यसभा से इस्तीफा देकर बीजेपी को झटका देने के एक दिन बाद उनकी पत्नी और विधायक नवजोत कौर ने कहा कि इस फैसले पर दोबारा विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार अपनी घोर तानाशाही प्रवृत्ति के कारण सब कुछ नियंत्रित करना चाहती है। उन्होंने साथ ही कहा कि वे भोजन भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं या नहीं। केजरीवाल ने ट्वीट किया, क्या मैं अपनी पसंद का भोजन कर सकता हूं? घोर तानाशाही प्रवृत्ति वे सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। वे उन रिपोर्टरों का जिक्र कर रहे थे कि गृह मंत्रालय ने उन्हें लिखे एक पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री के पास निलंबन आदेश स्वयं जारी करने के अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को हाल में निलंबित करने का आदेश जारी किया था। कुमार को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया है। सरकार ने मंगलवार को स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक समेत 13 सरकारी बैंकों को 22,915 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई है। इन बैंकों के ऋण परिचालन को बेहतर बनाने और उन्हें बाजार से अधिक पूंजी जुटाने के लिए सक्षम बनाने के वास्ते ये पूंजी डाली गई। वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में पूंजी प्रवाह का ये पहला चरण है और सरकारी बैंकों के प्रदर्शन के आधार पर भविष्य में और कोष मुहैया कराया जाएगा। बयान में कहा गया, कुल राशि में से 75% बैंकों को ऋण परिचालन के लिए नकदी समर्थन मुहैया कराने और बैंकों को बाजार से धन जुटाने योग्य बनाने के लिए ये राशि जारी की जा रही है। शेष राशि बाद में जारी की जाएगी, जो बेहतर दक्षता, ऋण एवं जमा में वृद्धि और परिचालन लागत में कटौती के मद्देनजर जारी की जाएगी। पाकिस्तानी सरकार ने सेलिब्रिटी कंदील बलोच का गला घोटने के जुर्म में उसके भाई को कानूनी तौर पर क्षमादान देने से परिवार को प्रतिबंधित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार ऑनर किलिंग के खिलाफ सख्तन रुख अपनाते हुए ये कदम उठाया गया है। पुलिस से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कंदील के परिवार को बेटे को हत्या के लिए क्षमादान देने पर रोक लगा दी है। कानून व्यवस्था में इस खामी के कारण पाकिस्तान ने ऑनर किलिंग के कई मामलों के दोषियों को सजा नहीं मिल पाती है। पंजाब पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार की ओर से मिले निर्देशों के बाद ये किया गया है।
गौरतलब है कि भाई मोहम्मद वसीम ने शुक्रवार को 26 वर्षीय कंदील बलोच की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि वादियों को न्याय सुनिश्चित कराने के लिए उसके द्वारा वैवाहिक मतभेदों से जुड़े मामलों को अब जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला इस तथ्य के मद्देनजर दिया है कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय कानूनवादी के अनुरोध पर हमलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं देते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के मामलों के स्थानांतरण से संबंधित नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं। पीठ ने कहा कि न्याय पाना सभी वादियों का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष अदालत अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बताने संबंधी कांग्रेस उपाध्यक्ष के बयानों पर कहा कि राहुल गांधी को संघ की सामूहिक निंदा नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि या तो खेद जताइए या फिर मुकदमे का सामना कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, संघ के लोगों ने गांधी जी को मारा। इन दोनों बातों में कोई समानता नहीं है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो आपको इसे पहले सोच समझ लेना चाहिए। आप किसी की इस प्रक्रिया सामूहिक निंदा नहीं कर सकते हैं। सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र का मंगलवार दूसरे दिन लोकसभा में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर किसी ने लोकप्रिय और चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम किया है तो ये कांग्रेस ने किया है। सिंह ने कहा कि उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के हालात कांग्रेस के अंतर्कलह से पैदा हुए थे। सिंह ने कहा कि कांग्रेस को छेद वाली नाव पसंद है, डूबती है तो डूबने पर हमें न कोसे। इसके बाद सदन में हंगामा बढ़ने पर कांग्रेस के सदस्य वॉकआउट कर गए। कश्मीर में अखबार पर पाबंदी की खबर के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से बात की और मामले के संबंध में चर्चा की। महबूबा ने जानकारी देते हुए कहा कि अखबार पर किसी भी तरह का बैन नहीं लगाया गया है। नायडू ने राज्य में अखबारों पर कार्रवाई की खबरों के संबंध में बीती रात महबूबा से बात की। महबूबा ने उन्हें बताया कि अखबारों के प्रकाशन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पूरी घाटी में जारी विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सरकार ने कथित तौर पर मीडिया पर कार्रवाई की थी, जिसके चलते बीते 3 दिन से कर्फ्यू ग्रस्त कश्मीर में स्थानीय अखबार प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके रंगरेथ औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को कथित तौर पर कम से कम 2 प्रिंटिंग प्रेसों के कार्यालय को बंद करा दिया था। पीएमओ से आरटीआई के जरिए पूछा गया है कि क्या राजनीति में आने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी रामलीला में काम करते थे? अगर हाँ तो कौन सा किरदार निभाते थे? पीएमओ ने बीते दिनों ऐसे ही कई अजीबोगरीब सवालों के जवाब दिए हैं। लोगों ने पीएमओ से पीएम मोदी के पर्सनल मोबाइल नंबर मांगे। वहीं कुछ ने उनकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडरों की गिनती पूछी। न सिर्फ गिनती बल्कि उनके बिल मांगे। रसोई में लगने वाले खर्च हिसाब तक मांगा। सूचना चाहने वालों में से एक ने तो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र के पिकनिक के बारे में पूछ डाला। वहीं दूसरे ने पूछा कि क्या इस तरह का कोई दस्तावेज है जिसे प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक लिखा गया हो? अगर नहीं तो पीएम मोदी बार बार ऐसा क्यों बोलते हैं? आतंकी संगठन आईएसआईएस के निशाने पर हरिद्वार में आयोजित होने वाला अर्धकुंभ मेला था। एनआईए ने इसका खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक आईएस के 6 संदिग्ध आतंकी अर्धकुंभ के दौरान हरिद्वार में आईईडी ब्लास्ट के जरिए दहशत फैलाना चाहते थे। एनआईए ने इस आतंकी साजिश का खुलासा सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में किया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने अदालत को बताया कि आईएसआईएस संदिग्ध गिरफ्तार आतंकियों ने खुलासा किया है कि वे आईईडी के जरिए अर्धकुंभ में धमाके करने की फिराक में थे, जो माचिस की तिल्ली की तरह होता है। अदालत ने एनआईए के आरोप पत्र पर विचार के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर शराबबंदी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। पासवान बिहार में शराब बनाने के कारखानों को लाइसेंस दिए जाने पर भी मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर निशाना साधा। पासवान ने कल ट्वीट किया, यदि पूरे देश में शराबबंदी लागू करनी है तो नीतीश जी व लालू जी बताएं कि बिहार में शराब बनाने के कारखानों को लाइसेंस क्यों दिए जा रहे हैं।
पूजन सामग्री को गंगा के मुख्य प्रदूषण के कारकों में होने से इनकार करते हुए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण की मुख्य वजह औद्योगिक कचरा और सीवेज है। पूजन सामग्री केवल रुके हुए पानी में कुछ प्रदूषण करती है, लेकिन अब उसको भी जीवन यापन के रूप में उपयोग करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। उमा भारती ने कहा कि गंगा को प्रदूषण से रोकने के लिए प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कड़े प्रावधानों वाला एक कानून लगाने पर विचार कर रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में उमा भारती ने कहा कि नदी में डाली जाने वाली पूजन सामग्री प्रवाह के साथ स्वयं बह जाती है, किंतु जब अन्य प्रदूषण के कारण नदी का बहाव कम या बाधित होता है तो ये पूजन सामग्री एक जगह एकत्र होकर प्रदूषण बढ़ाती है। मौसम विभाग ने बिहार और सिक्किम में भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर रेड वार्निंग जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक बिहार के तमाम क्षेत्रों में जोरदार बारिश हो सकती है। जानकारों के मुताबिक उत्तरी बिहार में झमाझम बारिश की संभावना कुछ ज्यादा ही है। इसी के साथ बिहार से लगे हुए नेपाल के इलाकों में मूसलाधार बारिश की आशंका भी गहरा चुकी है, इसलिए मौसम विभाग ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया है। इसी के साथ सिक्किम में भी 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक कई जगहों पर अतिवृष्टि की आशंका को देखते हुए रेड वार्निंग जारी कर दी गई है। बिहार के औरंगाबाद में कल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 10 कमांडो शहीद हो गए हैं, जबकि 5 घायल है। सभी कमांडो कोबरा बटालियन के थे। मुठभेड़ के दौरान 3 माओवादी भी मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद के शोंदाहा में कोबरा बटालियन के जवानों और नक्सलियों के बीच दोपहर में मुठभेड़ शुरू हुई थी। देर शाम मुठभेड़ खत्म हो गई और फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ के आईजी और डीआईजी ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायल जवानों को इलाज के लिए गया भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मरने वाले जवानों की संख्या में इजाफा हो सकता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 21 जुलाई से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच को खेलने के लिए भारतीय टीम कल एंटीगा पहुंच गई है। मैच को शानदार तरीके से खेलने और जीत दर्ज करने के लिए टीम के खिलाड़ी नेट पर पसीना बहा रहे हैं। टीम इंडिया के नवनियुक्त कोच अनिल कुंबले भी इस मौके पर उनके साथ थे और उन्हें टिप्स देने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी की। भारतीय टीम अपने वेस्टइंडीज दौरे के दौरान यहां 4 टेस्ट मैच खेलेगी। इस बार जो टीम वेस्टइंडीज गई है उनमें से अधिकांश को वेस्टइंडीज में खेलने का अनुभव नहीं है। हालांकि 2 अभ्यास मैच खेलकर उनमें थोड़ा आत्मविश्वास आया है। एंटीगा में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने सर विवियन रिचर्ड्स से मुलाकात की और उनसे कुछ टिप्स भी लिए। विराट कोहली और रिचर्ड्स ने एक दूसरे से काफी बातचीत भी की। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में। आपके मोबाइल फोन के माध्यम से ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।